गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सब्जेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत फुसफुसाहट जो कि पाठ 11 आप लोग पढ़ रहे थे, तो इसकी आगे की जो कहानी है उस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि रघु और राजू नाम के दो लोग थे। रघु जो है ईमानदार था, मेहनती था, जबकि राजू जो है उतना ही बेईमान और लालची था। तो वह हर समय धोखेबाजी और लालच में लगा रहता था राजू। जब दोनों बड़े होते हैं तो रघु अपने गांव में ही रहता है और राजू जो शहर में चला जाता है और वहां जाकर किसी तरह से लालच और घूसखोरी करके ढेर सारा धन इकट्ठा करता है और राजा के यहाँ प्रधानमंत्री हो जाता है। एक दिन रघु क्या होता है कि अपने घर एक उत्सव, अपने गांव में कोई उत्सव होता है, उसके सामान खरीदने के लिए जब वह जाता है तो देखता है कि वहां जाता है, दोपहर हो जाती है, उसको प्यास लगती है। प्यास लगने पर वह देखा कि कोई बड़ा सा महल है, तो वहां पर जब जाता है तो पता लगता है कि यह राजू का महल है। दोनों के बीच काफी कहासुनी होती है। राजू जो है वो हमेशा उसको बुरा भला बोलता है रघु को, तो इस प्रकार से उतना ही बुरा भला कहा भी, अपने नौकरों से कहा इसको बाहर पाकर फेंक दो। तब रघु ने कहा कि अगर तुम मुझे बाहर फेंक दोगे तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। अब देखिए आगे की कहानी जो हम लोग अब देखते हैं आगे क्या होता है। राजू ने आपे से बाहर होकर कहा, तुम कहते हो कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्या तुमने परीक्षाओं में मुझे मदद देने से इनकार नहीं किया? अब मेरा समय आया है, आज मैं जी भर कर तुम्हारा अपमान करूंगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं राजा का प्रधानमंत्री हूँ, जितने भी और मंत्री हैं उन सभी को मैं भर्ती करता हूँ। राजा का सेनापति मेरा मित्र है, खजांची मेरा ससुर है, मुख्य न्यायाधीश मेरा साला है, समझे? दोनों नौकर रघु को उठाकर बाहर फेंकने लगे। वह कहता रहा, राजू तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। तो जब उसने कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो राजू बोलता है तुमने परीक्षाओं में मुझे मदद नहीं किया, यानी मुझे नकल नहीं कराया, और तो कहते हो कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अब मेरा समय आ गया, मैं चाहे जैसे तुम्हारा अपमान करूंगा, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं राजा का प्रधानमंत्री हूं और मेरे ससुर जो हैं खजांची हैं, राजा का सेनापति भी मेरा मित्र है, और जितने भी मंत्री हैं सभी जो है उनको मैं भर्ती करता हूं, और स्वयं न्यायाधीश जो है वो भी मेरा साला है, और उसके अपने नौकरों से वह फेंकवा देता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद एक दिन राजा बगीचे में टहल रहा था कि एक अजनबी वहां आया। उस अजनबी ने राजा को एक से एक सुंदर उपहार दिए और कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं गुप्त रूप से हर रोज आपको 50 सोने की मोहरें देना चाहता हूं। बदले में मैं इतना ही चाहता हूं कि आप मुझे हर रोज अपने दरबार में आने दें और 2 मिनट अपने कान में कुछ फुसफुसाने दें। राजा ने सोचा सौदा अच्छा है, अगर 2 मिनट कुछ सुनने के लिए 50 मोहरें मिलते तो क्या बुरा है। राजा ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम आकर हमारे कान में फुसफुसा सकते हो। अब क्या होता है, अगले दिन राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ दरबार में बैठा था। एक अजनबी लोगों को धक्का देता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। राजा उसे देखकर मुस्कुराया। अजनबी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज का दिन बड़ा अच्छा है, उजली उजली धूप है, धूप और आसमान में बादल का एक भी टुकड़ा नहीं है। इस तरह फुसफुसाते हुए उस अजनबी ने राजू की ओर कई बार कनखियों से देखा। इसके बाद उसने चुपचाप राजा की जेब में मोहरें डाली और चलता बना। यह देखकर प्रधानमंत्री राजू की हालत बुरी हो गई। भागकर उसने अजनबी का पीछा किया और हैरान परेशान होकर पूछा, आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं कि आप महाराज से किस विषय पर बात कर रहे थे, और बात करते हुए बीच बीच में आप मेरी ओर क्यों घूर रहे थे? अब जैसे ही वह अजनबी है तो
राजा के कान में फुसफुसा रहा था, तो वह बार बार जब प्रधानमंत्री की ओर देखता है तो एकदम से घबरा जाता है, आखिर ये मेरी ओर क्यों देख रहा है, क्योंकि वह था बहुत लालची बेईमान, इसलिए वह डर भी रहा था कि कहीं ऐसा नहीं है कि मेरी कोई बात बता रहा हो। आगे देखिए क्या होता है। अजनबी जानता था कि राजू उससे सवाल पूछेगा। यह अजनबी कोई और नहीं, भेष बदले हुए रघु ही था। तो जो अजनबी था कोई और नहीं बल्कि वह रघु ही था। रघु ने कहा, आप मुझसे ऐसी गुप्त बात बताने के लिए क्यों कह रहे हैं जिसे मेरे और राजा के सिवाय कोई नहीं जानता। यह सुनकर राजू की घबराहट चौगुनी हो गई। उसने घुटने टेक कर रघु के कदमों में 100 मोहरे रखी और गिड़गिड़ाकर कहा, शाम को मैं आपको इतनी ही मोहरे और दूंगा, कृपया मुझे यह रहस्य बता दीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूं। पहले तो रघु ने बड़ी आनाकानी की, फिर थोड़ी देर और खुशामद करवाने के बाद बोला, मामला बड़ा गंभीर है। कई लोगों ने तुम्हारे खिलाफ राजा से शिकायत की है। महाराज ने इसकी जांच करने के लिए मुझसे कहा है। राजू ने बड़ी धीरता से पूछा, महोदय आपने राजा से आज इस बारे में क्या कहा। मैंने कहा कि मैं अभी जांच कर रहा हूं, रघु ने जवाब दिया। राजू ने गिड़गिड़ाकर कहा, महाप्रभु मेरे ऊपर दया कीजिए, मैं आपको 1000 सोने की मोहरे दूंगा। तो इस तरह से रघु के सामने वह गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि जब वो फुसफुसा रहा था उसको डर था कहीं मेरे बारे में क्या बता रहा है। बाद में उसने कहा, आपकी लोगों ने शिकायत की, मैं उसी के जांच के लिए आया। अब देखिए आगे क्या होता है। रघु ने मुंह बनाकर कहा, देखेंगे देखेंगे इस मामले में क्या हो सकता है। अगले दिन रघु फिर राजा के दरबार में पहुंचा और उसी प्रकार कान में फुसफुसाते हुए कहा, बोला, तड़के तक तो उत्तरी हवा बड़ी तेज चल रही थी, पर अब ऐसा लगता है कि उसकी दिशा बदल जाएगी। इस तरह फुसफुसाते हुए उसने पहले की तरह कई बार राजू की ओर देखा। अजनबी की अटपटी बातें सुनकर राजा मुस्कुराया। इन बेमतलब की बातों को सुनने के बदले में राजा को 50 मोहरे मिल जाती थी, इसलिए वह प्रसन्न था। अब तो राजू की वही दशा थी जैसे जाल में फंसी मछली की होती है। रघु से मिलने पर उसे पता चला कि फिलहाल राजा इस बात से संतुष्ट है कि उसके प्रधानमंत्री ने कोई अपराध नहीं किया है। राजू ने रघु को धन्यवाद दिया और 1000 सोने की मोहरे दी। अब देखिए क्या होता है। अगले दिन रघु राजा के कान में कोहरे और बूंदाबांदी की बात फुसफुसाने लगा। इस बार वह सेनापति की ओर घूरता जाता था। सेनापति ने भी वही किया जो प्रधानमंत्री ने किया था। इस तरह रघु को 1000 सोने की मोहरे और मिल गई। अब तो उसने एक के बाद एक सभी मंत्रियों, खजांची और अंत में मुख्य न्यायाधीश को भी इसी प्रकार घबराहट में डाल दिया। हर रोज राजा को दी जाने वाली 50 मोहरों के बदले में अब तक रघु ने 10,000 से भी ज्यादा मोहरें इकट्ठी कर ली। एक दिन राजा का आम दरबार लगा था। उसमें सभी दरबारी, अधिकारी और प्रजा सभी मौजूद थे। पूरे दरबार में उसी अजनबी ने राजा के सामने खड़े होकर कहा, महाराज इतने दिनों से मैं आपके कान में उलूल जुलूल कहता आ रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको यह थैली भेंट करने आया हूं। इसमें ऐसा उलूल जलूल कुछ नहीं बल्कि काम की चीज है। यह कहकर उसने एक रेशम की थैली राजा के सामने रख दी। 10,000 सोने की मोहरों की खनखनाहट राजा के कानों को मधुर संगीत जैसे लगी। वह मुस्कुराया, लेकिन अजनबी की यह हरकत उसे बड़ी विचित्र लगी। वह सोचने लगा ऐसा क्यों कर रहा है। अपनी बात समझाकर कहो, राजा ने कहा। तब रघु क्या कहता है, जो कुछ हुआ था रघु ने साफ साफ कह सुनाया। फिर मोहरों की तरफ इशारा करके बोला, यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि आपके चारों ओर बेईमान ही बेईमान हैं। अगर प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री ईमानदार होते, अगर सेनापति ने सच्चाई से कर्तव्य पालन किया होता, अगर खजांची और मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट न होते, तो मेरे उनकी ओर ताकने भर से इतना घबरा क्यों जाते। उसकी बात सुनते ही राजा समझ गया कि उसके अधिकारी लोग अपने अपने पदों के लायक नहीं हैं, वे सब भ्रष्टाचारी हैं।
उनके मन में खोट है और अपराधों के डर से वह हर समय घबराए हुए रहते हैं। राजू और उसके साथियों ने धोखाधड़ी, बेईमानी और झूठ के सहारे अपनी जो पद प्रतिष्ठा बना रखी थी वह बालू के घरौंदे की तरह ढह गई। राजा ने रघु को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। रघु ने कुछ ही दिनों में दूसरे खाली पदों पर मेहनती और ईमानदार आदमी नियुक्त कर दिए। अब राजकाज बड़े ही सुंदर ढंग से और सुचारू रूप से चलने लगा। मनोज दास। प्यारे बच्चों, यह बहुत एक ही अच्छी कहानी थी। इससे आपको ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, यह इसके बारे में आपको जो सीख मिलती है कि किसी भी हालात में हमको अपनी ईमानदारी और सत्यता नहीं छोड़नी चाहिए। हमको हर हाल में अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से ही करना चाहिए। तो यह आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट का चैप्टर था। आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित जो भी एक्सरसाइज है आपकी बुक में पीछे अभ्यास कार्य दिया है उसे आप लोग अपने गृह कार्य में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।